Hello students, so what is laser? Laser full form is the light amplification by stimulated emission of radiation. मतलब लाइट का जो है वो एम्प्लीफिकेशन होता है बाय अ स्टिमुलेटेड एमिशन, दैट इज अ रेडिएशन. ओके, सो पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि हम क्या क्या देखने वाले हैं. सो इंट्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र. लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब लेज़र देखेंगे. फिर उसमें जो हो रहा है दैट इज़ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो रहा है, एंड देन ऑप्टिकल पंपिंग. ये जो 5 है ये हमारे लेज़र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र लाइट क्या होती है? कोहेरेंस होनी चाहिए, हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए, हाई डायरेक्शनलिटी एंड हाई मोनोक्रोमेटिसिटी. ठीक है, मतलब जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, मतलब कि देयर इज़ ओनली वन वेवलेंथ. देन जो उसका अलाइनमेंट होना चाहिए दैट शुड बी इन दी वन डायरेक्शन. सो हाई डायरेक्शनलिटी, उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, हाई इंटेंसिटी. व्हाट डज इट मीन्स ऑफ कोहेरेंस? कि जो उसका फेज शिफ्ट है वो ज़ीरो होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस इन टाइम. सो ऑल हैव अ सेम फेज, देयर इज़ नो फेज शिफ्ट. ओके, सो लेज़र लाइट इज़ हाईली पावरफुल and it is capable of propagating over a long distance and it is not easily absorbed by a water. लेज़र की जो लाइट आती है वो हाईली पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू वी हैव अ नॉर्मल लाइट सोर्स. ओके, देन अ नॉर्मल लाइट सोर्स, क्योंकि नॉर्मल लाइट सोर्स अगर ले हम तो वो क्या होता है कि वो जो है वो स्फेरिकल वेव्स होता है. ठीक है, इट विल एमिट्स रेडिएशन इन ऑल इट्स डायरेक्शन, while in case of laser it is unidirectional, it will align only in one direction. So it is highly powerful and it's capable of propagating over a long distance. इंटेंसिटी जो है वो उसकी कम नहीं होगी. ठीक है, वो कंसिस्ट रहेगी एंड इट इज़ नॉट ऑब्जर्व बाय अ वाटर इजीली. ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन में हमको पता चल गया that what is the full form of laser, that is light amplification by a stimulated emission of radiation. There is the same thing in a 1939 by Turner, that is measure. वहाँ पे आएगा माइक्रोवेव. सो माइक्रो एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब कि जो माइक्रोवेव से उनका ही सिर्फ एम्प्लीफिकेशन हो रहा है. ओके, अब आइंस्टाइन ने इन 1970 स्टिमुलेटेड एमिशन का कॉन्सेप्ट दिया. उसी के बाद जो है वो लेज़र का हम सोच सकते. विदाउट स्टिमुलेटेड एमिशन देयर इज़ नो लेज़र. देन मेमन ऑफ कैलिफोर्निया इन 1960 he developed ruby crystal laser, that is the first laser. Okay, 3-stage laser. Then HENE laser by Ali Jawan in 1961, that is a 4-level laser. Then diode laser, that is semiconductor laser, a whole in 1962. सो अब लाइट वेव की ये प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, उसकी वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, एम्पलीट्यूड, फेज. लाइट कोहेरेंस भी हो सकती है और इनकोहेरेंस भी हो सकती है. उसकी मोशन होती है एंड देन वेलोसिटी एंड डायरेक्शन होती है. अब हम देखते हैं जो मेन कंसेप्ट है हमारा. ठीक है, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन. तो पहले देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या है. अभी हमारे पास 2 लेवल है, एक ग्राउंड स्टेट है और एक एक्साइटेड स्टेट है. अब ग्राउंड स्टेट पे एक एटम है हमारा जो एच न्यू जितनी फोटोन एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर रहा है. जब वो एच न्यू जितनी फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो क्या करेगा, E1 लेवल से E2 लेवल पे ट्रांजिशन करेगा. मतलब ये वाले लेवल से वो जाएगा इस वाले लेवल पे. यहाँ पे कितना वो एनर्जी लेगा, E इज इक्वल टू एच न्यू जितनी. तो ये इसने क्या किया कि ये एच न्यू जितनी एनर्जी थी उसने एब्जॉर्ब कर ली. मतलब कि ये एच न्यू उसका खाना था और खाना इसने खा लिया. और जब खाना खा लिया तो ये चला जाएगा हायर लेवल पे, एक्साइटेड स्टेट पे. जब उसका खाना ख़त्म हो जाएगा
तो फिर से आ जाएगा उसकी ग्राउंड स्टेट में। अब वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स लॉ एटॉमिक सिस्टम इज कैरेक्टराइज बाय डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। ठीक है, ये हमको पता है कि बोहर ने बोला कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं एटॉमिक सिस्टम के, वो जो है वो डिस्क्रीट होते, कंटिन्यूस नहीं होते। सो व्हेन एटम एब्जॉर्ब्स और रिलीज एनर्जी इट विल ट्रांसिट अपवर्ड और डाउनवर्ड। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो अपवर्ड मोशन करेगा, अगर वो एनर्जी रिलीज करता है देन इट विल मूव डाउनवर्ड। सो लेवर लेवल जो है वो हमारा E1 है और एक्साइटेड लेवल जो है वो हमारा E2 है। वो कितना HF का हो या H न्यू जितनी एनर्जी है वो क्या होगी, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी बैंड गैप है वो होगा। सो सिंपली E2 माइनस E1 हमको मिलेगा। अगर उतनी एनर्जी मिलेगी तभी वो जो है वो ट्रांजिशन करेगा, वरना वो ट्रांजिशन नहीं करेगा। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ एटम N1 प्रेजेंट इन E1। अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे होगा कि हम जो एनर्जी दे रहे हैं और जितने एटम जो है वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इफ नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा होगा। तो N1 पे डिपेंड करेंगे और जो एनर्जी है उस पे डिपेंड करेंगे। एंड स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी UF ऑफ अ रेडिएशन, जो हम रेडिएशन दे रहे हैं, तो उसके लिए वजह से ये इक्वेशन हमारा बनता है। ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट इज P12 फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल, सो P12 प्रोपोर्शनल टू N1 U ऑफ F, ये ठीक है, दैट इज द स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ UN रेडिएशन एंड N1 इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन E1 स्टेट। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे सो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा दैट इज B12। अब देखते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये हमको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो अब मैंने बोला कि वो जो था उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और वो जो था अपर लेवल पे उसने ट्रांजिशन कर लिया। तो जब वो अपर लेवल पे ट्रांजिशन करेगा तो वो कितने टाइम तक यहाँ पे रहेगा, तो इस लेवल में रहने के लिए उसका एक लाइफ टाइम होगा दैट इज़ 10⁻⁸ सेकेंड। इस टाइम से ज़्यादा वो जो है वो वहाँ पे नहीं रहेगा। इट इज़ हियर ओनली अप टू 10⁻⁸ सेकेंड। तो जब ये टाइम हो जाएगा तो उसको अपने वहाँ पे घर पे, मतलब कि उसकी ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न होना पड़ेगा। तो अब जब वो ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न होगा तब उसके पास जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो क्या करेगा, उस एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी, H0 जितनी, E2 माइनस E1 जितनी, वो एनर्जी अब वो रिलीज़ कर देगा। तो ये हो जाएगा हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन। तब स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए देखते हैं, सिस्टम हैविंग एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट गोज टू डाउनवर्ड ट्रांजिशन विथ एमिटिंग फोटोन्स। ठीक है, H न्यू और HF इज इक्वल टू E1 माइनस E2। एमिशन इज रैंडम सो इफ नॉट इन ए सेम फेज बिकम्स इनकोहेरेंट। अब क्या होगा, जो एमिशन हो रहा है वो रैंडम हो रहा है, रैंडम हो रहा है तो वो कोहेरेंट नहीं होगा, फेज जो है वो सेम नहीं रहेगा, सो इट विल बी इनकोहेरेंट। अब ट्रांजिशन के लिए देखते हैं, द ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन एटम इन एक्साइटेड स्टेट N2। ठीक है, अब किस पे, स्पॉन्टेनियस क्या मतलब क्या आ रहा है कि वो अपर लेवल से लोअर लेवल पे जा रहा है। ठीक है, सो P21 देयर इज़ नॉट P12, इट इज़ P21। ट्रांजिशन जो है वो 2 से 1 पे आ रहा है। ठीक है, एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल पे जा रहा है। सो हियर इट इज़ P21 नॉट P12। ठीक है, सो इट विल प्रोपोर्शनल टू जितने नंबर ऑफ एटम्स अपर लेवल पे होंगे उससे। ठीक है, वहाँ पे एनर्जी हमने तो दे ही दी है, तो एनर्जी जब वो एब्जॉर्प्शन पे होगा तभी हम लेंगे। अभी तो स्पॉन्टेनियस पे तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, तब हम उसके रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए वहाँ पे एनर्जी कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमको सिर्फ कितना मिलता है, इतना। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमको मिलेगा A21 इंटू N2।
A21 आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर अ स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। अब ये A21 क्या है हमारा, दैट इज आइंस्टाइन कोफिशिएंट। वी गेट इनकोहेरेंट रेडिएशन फ्रॉम हीट बाय लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ रेडिएशन बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये किससे मिला, स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेज़र के फुल फॉर्म में क्या था, दैट इज स्टिम्युलेटेड एमिशन। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टिम्युलेटेड एमिशन। अब सोचिए कि ये लेवल है हमारा, ये E1 है, यहाँ पे हमारा E2 है, और बीच में एक लेवल है दैट इज E3। तो इस E3 को बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट, और इसका लाइफ टाइम जो होगा वो अलग होगा इससे। इसका लाइफ टाइम क्या था, 10⁻⁻8 सेकेंड। अब ये क्या है, ये मेटल स्टेबल स्टेट है, इसका लाइफ टाइम होगा 10⁻³ सेकेंड। सो दैट इज 5 टाइम्स 10⁵ टाइम्स ग्रेटर देन दिस। तो मतलब कि मेटास्टेबल स्टेट में, मतलब कि इस स्टेट में जो एटम होगा वो बहुत ही ज़्यादा टाइम के रहेगा। अब हमको क्या करना है कि वो टाइम ख़त्म हो उससे पहले उसको नीचे लाना है, स्टिम्युलेट करना है। तो हम उसको एक और फोटोन भेजेंगे। जब हम उसको एक और फोटोन भेजेंगे तो ये जो फोटोन है वो इस एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा और क्या करेगा, उसको स्टिम्युलेट करेगा, प्रेशर करेगा कि तू ग्राउंड स्टेट पे चला जा। तो जैसे ही ये एटम ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा तो वो जो है वो 2 फोटोन एमिट करेगा। एक तो पहला वाला जो उसने एब्जॉर्ब किया हुआ था, और दूसरा वाला जो हमने उसको स्टिम्युलेट करने के लिए दिया। ओके, तो इसे हम कहेंगे स्टिम्युलेटेड एमिशन। अब स्टिम्युलेटेड एमिशन के लिए देखते हैं। सो सिस्टम हैविंग एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट, गॉस डाउनवर्ड ट्रांजिशन विथ एमिटिंग फोटोन्स। कितने फोटोन देगा, 2 फोटोन। सो देयर इज 2HF इज इक्वल टू E1 माइनस E2 आफ्टर अप्लाइंग फोटोन एनर्जी ऑफ HF। कब 2HF देगा, जब हम दूसरा फोटोन उस पर अप्लाई करेंगे तब। ये एमिशन जो है वो उस मेटास्टेबल स्टेट में जितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स है उस पर डिपेंड करेगा, या जितने एटम जो है वो अपर लेवल पे गए थे और बाद में मेटास्टेबल स्टेट पे आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो हमको यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि हम उसको फोटोन्स बाहर से दे रहे हैं, ठीक है। सो इट विल डिपेंड्स ऑन P21 proportional to UF of F, N2 is equal to B21 N2 U of F, ठीक है। तो ये हमारा, और यहाँ पे B21 क्या है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट। सो A21 and B21 are Einstein coefficient. Thus one photon of energy HF stimulate 2 photons of energy. अब ये जो photons है वो दोनों एक साथ में emit हो रहे हैं और उनका फेज जो है वो सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। सो वी गेट अ कोहेरेंट लाइट। और उनका क्या हो रहा है, अब दोनों का फेज जो है वो सेम हो रहा है, तो अगर वो ओवरलैप हो गए तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो है वो हमको ज़्यादा मिलेगा। सो इनका क्या हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। सो वी गेट कोहेरेंट लाइट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ रेडिएशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन। सो अब हम देखते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये जो है वो आपको याद रखना है, और स्पेशली ये जो इक्वेशन है ये वाले वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एक्साइटेड, यहाँ पे जो है वो दैट इज़ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स इन अ हायर एनर्जी लेवल, ये जो है वो एक्साइटेड है, ठीक है। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इन अ हायर एनर्जी लेवल। मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है कि लोअर लेवल पे जो ग्राउंड स्टेट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे या इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या करना है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड लेवल पे है उससे ज़्यादा हमको नंबर ऑफ पॉपुलेशन E2 लेवल पे यानी कि एक्साइटेड लेवल पे करनी है। अगर ये हम कर लेते हैं तो इट इज़ कॉल्ड वी अचीव अ पॉपुलेशन इन्वर्जन। सो ड्यू टू दिस प्रोसेस द प्रोडक्शन ऑफ लेज़र इज़ पॉसिबल। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा तभी जो है वो लेज़र का जो है वी कैन अचीव लेज़र, अदरवाइज वी कांट। द एनर्जी लेवल बिटवीन द ग्राउंड स्टेट E1 and excited state E3
इज नॉन एज अ मेटास्टेबल स्टेट। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच एक स्टेट जो है वो होगी, इट्स कॉल्ड अ मेटास्टेबल स्टेट। बाय ऑप्टिकल पंपिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट जस्ट जंप टू एक्साइटेड स्टेट बाय अब्जॉर्बिंग फोटोन। ये तो समझ में आ गया सिंपली कि ऑप्टिकल पंपिंग किया यानी हमने उसको फोटोन दिया, उसने उसको एब्जॉर्ब किया और उसने एक्साइटेड लेवल पे ट्रांजिशन किया। अब दैट इज सिंपली एब्जॉर्प्शन। द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स ओनली फॉर अ 10⁸ सेकंड इन ए एक्साइटेड स्टेट E3। अब क्या करेंगे, वो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट पे गए तो वहाँ पे सिर्फ 10⁻8 सेकंड तक रहेंगे। ओके, सो most of them jumps back to the ground state even by emitting photons, but some of jumps to the metastable state E2। अब क्या होगा कि बीच में अगर मेटास्टेबल स्टेट आ रही है तो ये जो है वो यहाँ से यहाँ गए, कुछ यहाँ पे आएंगे और कुछ जो है वो यहाँ पे जाएंगे। और उन मेटास्टेबल का क्या होगा टाइम, दैट इज 10⁻³ सेकंड। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन ए मेटास्टेबल स्टेट। अब क्या होगा कि यहाँ तो 10⁻8 तक थे, यहाँ पर 10⁻³ तक है, ये 5 टाइम्स ज़्यादा है, 10⁵ टाइम्स ही इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे जो है वो एनर्जी, मतलब कि नंबर ऑफ डेंसिटी जो है वो पार्टिकल्स की, एटम्स की, वो बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू दिस लेवल। तो क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो अचीव होगा। Thus the transition are possible. It takes more number of electrons together, and we know 12 photons beam is produced, which consistent laser beam. So from together we get कि जो waves आ रही है वो जो है वो from 1 to 2 और 2 to 1 जो है वो beams is produced which consistent laser। मतलब कि लेज़र कहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो इस लेवल को हम 1 कहते हैं, मेटास्टेबल को 2 कहते हैं और इसको 3 कहते हैं। तो हमको इसके बीच जो है वो लेज़र मिलेगा। तो दैट्स वाई जो लेवल लिखा है यहाँ पे 1 2 जो है वो, वहाँ से उसके बीच जो हमको है वो फोटोन मिलेगा, ठीक है। ये जो होगा वो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा। दिस इज कैसा होगा, ये जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ वाला क्या होगा, नॉन रेडिएटिव एंड स्पॉन्टेनियस। देन यहाँ से यहाँ होगा वो स्टिम्युलेटेड होगा, और ये जो होगा वो हमको मिलेगा लेज़र, और वो होगा रेडिएटिव। अब ऑप्टिकल पंपिंग देखते हैं। देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स फॉर पंपिंग कलेक्शन ऑफ एटम्स टू एन इन्वर्टेड स्टेट। इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एंड डायरेक्ट कन्वर्जन। हम जो है उसको लाइट के थ्रू भी एक्साइट कर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देख के भी उसको एक्साइट कर सकते हैं, और उसका डायरेक्ट कन्वर्जन भी कर सकते हैं कि केमिकल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। When photons of blue-green light incident on ruby crystal, electrons from ground state absorb that will absorb the light and excite and jump on a higher energy level, higher energy state, and come back to metastable state. They increase the population of electron in a metastable state. That is optical pumping, ठीक है। This process is called optical pumping, which is done by a flash tube। कि उसके आसपास जो है एक फ्लैश ट्यूब दे देते हैं जेनॉन की, और जैसे ही वो फ्लैश होती है कि वो जेनॉन में से जो फोटोन्स है वो उस रूबी पे इंसिडेंट होते हैं, दे विल गेट एब्जॉर्ब दैट ऑल फोटोन्स एंड देन इट विल एक्साइट, इट विल ट्रांजिट फ्रॉम अपर लेवल, आफ्टर कमिंग इन ग्राउंड लेवल दे विल एमिट लाइट, ओके। और बीच में मेटास्टेबल पे जाएंगे, देन मेटास्टेबल और ग्राउंड के बीच में जब उसका ट्रांजिशन होगा तो हमको लेज़र मिलेगा। अब हम रिलेशन देखते हैं। हमने दो देखे आइंस्टाइन के कोफिशिएंट, एक तो देखा A12 और दूसरा देखा B21, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस में जो देखा दैट इज A21, दोनों स्पॉन्टेनियस के लिए A21, और यहाँ पे देखा दैट इज B21, दोनों 2 1 2 1 है। दोनों क्या है,
आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, ठीक है। सो आइंस्टाइन ऑब्टेन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेस, दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। सो उन्होंने क्या किया, तीनों प्रोसेस को कंपेयर किया। अब जितनों का एब्जॉर्प्शन होगा वो दोनों मिलके हमको स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड दोनों देंगे, ठीक है। कुछ का स्टिमुलेटेड होगा, कुछ का स्पॉन्टेनियस होगा। सो दिट शुड बी प्लस इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन हो गया। सो कंसिडर ऑल एटम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टी। सो रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एंड एनर्जी डेंसिटी यू ऑफ एफ, जो हमने पहले से दी है, ठीक है, डिफाइन की है। सो N1 in the first level and N2 in the second level, E1 and E2 energy of respectively. In equilibrium absorption rate and emission rate must be same. जितनों का absorption होना चाहिए उतने ही का spontaneous and stimulated दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो spontaneous plus stimulated gives absorption और absorption is equal to spontaneous plus stimulated। तो अब क्या किया, यहाँ पे ये जो है वो absorption है, ये stimulated, और ये जो है वो ये जो स्टिमुलेटेड ये स्पॉन्टेनियस एंड दिस वन इज द एब्जॉर्प्शन। अब क्या कर रहा है, सिंपली यहाँ पे u ऑफ f है, यहाँ पे भी u ऑफ f है, तो इस वाले को हमने इस साइड ले लिया। क्या कॉमन निकलता था, u ऑफ f, तो उसको हमने सिंपली कॉमन ले लिया। जो भी लेफ्ट पोर्शन बचा उसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। तो क्या आया, B12 N1 एंड B21 N2 आ गया बीच में। अब u ऑफ f हमको क्या करना है, एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना है ऑफ रेडिएशन। सो हम u ऑफ f को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हैं, दिस वन। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा ये वाला A21 अपॉन N2 की, मतलब ये जो पूरी टर्म है ये उसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो अब हमको मिलेगा ये वाला इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें क्या किया कि इस जो इक्वेशन था हमने उसको B21 N2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले इक्वेशन में N2 N2 ये जो था इसको हम B21 N2 से डिवाइड करते, तो क्या होगा, A21 N2 डिवाइड बाय B21 N2 अपॉन B12 N1 अपॉन B21 N2 माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि उसके नीचे तो यही है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे N2 N2 चला जाएगा, दिस विल बी एज इट इज़। तो इक्वेशन हमारा आएगा ये वाला, u ऑफ f इज इक्वल टू A21 अपॉन B21। अब हमारा A21 और B21 क्या है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट। सो B12 N1 अपॉन B21 N2 माइनस 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन। अब ये जो है दैट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। ये फॉर एनर्जी लेवल 1, दिस इज फॉर एनर्जी लेवल 2। अब हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसका रेशियो लेते हैं। सो N1 बाई N2 करेंगे तो N0 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला फॉर्म आएगा। अब जब एक्सपोनेंशियल के साथ ही अगर माइनस में हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज रूल है ये। तो अब हमको पता है E2 माइनस E1 दैट इज H। अब सिंपली वी हैड सब्स्टिट्यूट दिस वन। सो हमको कौन सा इक्वेशन मिला, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू E रेज टू HF माई अपॉन KT। तो अब ये वाला इक्वेशन मिल गया। अब ऑलरेडी प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला में अब जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो सब कुछ आएगा आपको या होगा आपकी पढ़ाई में, तो ये इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा। सिंपली इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो क्या होता है, B12 अपॉन B21 वो क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 1, B21 B21 B12 B21 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, मतलब कि जितना एब्जॉर्प्शन होता है उतना ही उसका स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो बहुत ही कम होता है। ये क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा ये वाला टर्म, ये आ जाएगा हमारा कांस्टेंट, दैट विल बी A21 B21। ओके, अब B1 to B21 तो सेम हो गया। सो A21 B21 क्या हो गया, अब ये वाले टर्म तो एज इट इज़ रहेगी जो यहाँ पे, तो सिर्फ हमको
इसके इक्वल टू ये वो मिलेगा। तो ये वाला मिल गया हमको। अब B21 को और A21 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला कर दो तो हमको आइंस्टाइन कोफिशिएंट का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कोफिशिएंट का रिलेशन। अब अगर हमको उन दोनों का रेशियो लेना है तो हमको क्या करना है, पहले तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, देन उसको सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना देना है। पर ये जो इक्वेशन है ये हमारे कुछ काम का नहीं है अभी। सो जस्ट हमको अप टू यहाँ पे तक रखना है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस इक्वेशन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट. Now we will see types of laser. So there are three types of laser: solid laser, liquid laser and gas laser. अभी हम जो देखने वाले हैं that is HENE laser and ruby laser. Okay. So first let's see ruby laser. To produce laser from a solid, ruby crystal is used. ठीक है, ये जो है वो सेमीकंडक्टर लेजर है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिस्टल यूज़ करते हैं। सो रूबी इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टल Al2O3 और उसमें क्रोमियम जो है वो 0.05% जो है वो ऐड किया जाता है। इट हैज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ लेज़र इन्वेंटेड and was first operated by Meyman in research laboratory on 1960. Chromium gives ruby its characteristics pink और red. हमने देखा होगा कि रूबी जो है वो रेड और पिंक दिखता है, तो क्रोमियम जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कलर बाय एब्जॉर्बिंग ग्रीन एंड ब्लू लाइट, वो क्या करता है, ग्रीन और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमको जो है वो पिंक और रेड लाइट देता है। For a ruby laser, crystal of ruby is formed into cylinder. The ruby laser is used as a pulse laser, क्योंकि ये जो है वो 3 लेवल लेज़र है। तो 3 लेवल लेज़र है तो क्या होगा कि हमको वो जो है पल्स लेज़र देगा। और कौन सी लाइट देगा, रेड लाइट 6943 एंगस्ट्रम। अब ये जो है वो उसका पूरा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो पहले तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये फ्लैश ट्यूब है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो जेनन फिलअप किया हुआ है, तो जैसे ही जेनन का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा, वो जो है वो हमको फ्लैश लाइट देगा। वो फ्लैश लाइट रूबी पे इंसिडेंट होगी और अब क्या कहा है, यहाँ पे एक टोटली रिफ्लेक्टेड मिरर है और यहाँ पे एक पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर है। तो जैसे फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोन मिलेंगे, एटम्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और रिलीज़ करेंगे, तो उनका क्या होगा कि वो टोटली रिफ्लेक्टेड मिरर है, वहाँ से बाउंस बैक होके फिर से सिस्टम में आएंगे, फिर से वो सिस्टम में एब्जॉर्ब होंगे और ज़्यादा फोटोन देंगे। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जो है वो हमने क्या रखा है, पार्शियली मिरर रखा है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड, तो यहाँ से जो है वो हमको लाइट मिलेगी। व्हेन इट्स गेट ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट इट विल पेनिट्रेट दैट मिरर एंड वी गॉट आवर लेज़र दैट इज कोहेरेंट। ठीक है, सो लेज़र आउटपुट शार्प बाय द ऑप्टिकल रेजोनेंस, उनका क्या होता है, ऑप्टिकल रेजोनेंस होता है, ओवरलैप होता है एक दूसरे पे, एंड ऑप्टिकल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिरर रोड। अब ये जो है उसकी फ्रीक्वेंसी दिखाई गई है। ठीक है, कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ लेज़र ट्रांजिशन की ये है, फिर उसको ऑप्टिकल मोड में अगर हम करते तो उसको हम एम्प्लीफिकेशन कर सकते कि जो नॉइज़ आ रहा है, मतलब कि जो हमको क्या करना है कि हमको मोनोक्रोमेटिक चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो मिल रही होगी हम उसको क्या कर देंगे, कट आउट कर देंगे, तो जो है वो हमको मोनोक्रोमेटिक ऐसा पतला सिग्नल मिलेगा। ठीक है, नाउ रूबी क्रिस्टल इज सराउंडेड बाय xenon ट्यूब. रूबी क्रिस्टल इज फुल्ली सिल्वर्ड एट वन साइड एंड पार्शियली सिल्वर्ड एट अदर साइड। जो मिरर हमने लगाया हुआ है वो, a strong beam of blue-green light is made to fall upon a crystal from xenon tube and light is absorbed by crystal. तो xenon में से जैसे लाइट आएगी, कैसी ब्लू ग्रीन लाइट आएगी, वो जो है वो एब्जॉर्ब होगी क्रिस्टल के थ्रू। बिकॉज ऑफ दिस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट आर रेज टू ऑन अ excited state and then higher state to electron falls to
मेटास्टेबल स्टेट। अब जब वो मेटास्टेबल स्टेट पे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा और फिर वो और फोटोन एब्जॉर्ब करके हमको लेज़र देगा, उस पर स्टिमुलेटेड एमिशन करेगा। नाउ ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन फोटोन इज नॉट एमिटेड बट एक्सेस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्ड इन अ क्रिस्टल लैटिस। तो ये अब देख ड्यूरिंग दैट ट्रांजिशन क्या होना चाहिए कि वो जो है वो अपर लेवल से मेटास्टेबल स्टेट में ट्रांजिशन करना है। तो वो जो ट्रांजिशन होगा वो नॉन रेडिएटिव होगा, ठीक है। सो वो कुछ फोटोन जो है वो एमिट नहीं करेगा और जो भी नॉन रेडिएटिव एनर्जी आ रही होगी वो जो है वो क्रिस्टल में ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब ये उसका डायाग्राम है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन लाइट देख रही है वो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ब्लू लाइट जो अगर एब्जॉर्ब होगी तो वो यहाँ पे जो क्रोमियम के लेवल पे दिख रहा है वहाँ पे जाएगी, ठीक है। सो दैट इज एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ द क्रोमियम 3+ आयन। अब यहाँ पे जाएगी तो वो 3 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी लगी, यहाँ पे जाएगी तो वो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी लगी। और सपोज वी कैन से दैट कि अगर वो यहाँ पे ट्रांजिशन करती है तो उसने ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब की होगी, अगर यहाँ पे ट्रांजिट कर रही है तो उसने ब्लू लाइट एब्जॉर्ब की होगी। अब ये यहाँ से क्या होगा कि ये जो लेवल और ये लेवल से यहाँ दोनों में से वो यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट पे आएगी। फिर ये जो ट्रांजिशन होगा ये मेटास्टेबल स्टेट वाला, ये कैसा होगा, दैट विल बी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन और ये क्रिस्टल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर होगा यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट में। अब इसका जो लाइफ टाइम है वो क्या है, वो ज़्यादा है। और जब यहाँ से वो यहाँ पे ट्रांजिशन करेगी आफ्टर एब्जॉर्ब 1 मोर फोटोन, तो वो जो होगा वो क्या होगा, रेड लाइट होगा, दैट इज 6943 नैनोमीटर। वो किसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगी, ये जो गैप है उसका जो डिस्टेंस होगा एनर्जी में, उसके इतनी एनर्जी वो देगा, कोहेरेंट होगा और वो रेड लाइट देगा, ठीक है। Then as the electron drops to metastable state, they remain for the certain time. जब वो मेटास्टेबल स्टेट पे आ जाएगी तो वो कितने टाइम तक रहेगी वहाँ पे, 10⁻³ सेकेंड तक, ठीक है। हमने आगे भी देखा था, तो यहाँ पे बाय मिस्टेक 10⁻6 हुआ है, दैट विल बी 10⁻³ So thus incident blue-green light from the tube increase the number of electron in a metastable state and then population inversion can achieve. तो क्या होगा कि जैसे ही वो मेटास्टेबल स्टेट पे ट्रांजिशन करेगी तो देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एट अ मेटास्टेबल स्टेट। तो ग्राउंड लेवल से जो अपर लेवल का स्टेट होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी वो ज़्यादा गए। सो दैट वी कैन से दैट वी अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन। If a light of a different frequency allowed to fall on the material, the electrons move back and forth between silver ends of a crystal. अब क्या होगा कि जो लाइट हमारे पास दो आ रही है, ठीक है, हम एक ग्रीन लाइट दे रहे हैं, एक रेड लाइट दे रहे हैं, वो दोनों को एब्जॉर्ब कर रहा है और क्योंकि जेनॉन से दो मिलती है, ठीक है, तो वो दोनों को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर वो सिल्वर क्रिस्टल के अंदर ऐसे दो है, ये फुल पार्शियल है, ये फुली सिल्वर है और ये पार्शियली सिल्वर है। तो इन दोनों के बीच जो उसका मोशन होगा दैट विल बी बैक एंड फोर्थ होगा। While moving through that get stimulated excited electrons radiate energy. अब क्या होगा कि स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब कि जो हमको फोटोन्स मिलते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तब वो क्या करेगा कि जो पार्शियल मिरर होगा उसको पेनिट्रेट करके बाहर निकलेगा। सो on that time we get our laser. Thus radiating photon has the same frequency as the incident photon and is also in a exactly same phase. Then we can say this is for a coherent. So radiate, अगर मैं पूछूँ कि coherent क्या होगा, तो then you can say that the radiation photon has the same frequency as that of a incident photon and is also in exactly same phase. So that means they are coherent in nature. When the intensity of light beam is increased, same process is repeated. अगर हम लाइट की इंटेंसिटी भी करते हैं, रिपीट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो सेम प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगा, एब्जॉर्ब होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, स्टिमुलेटेड होगा, देन
हमको हमारा लेज़र मिलेगा। सो फाइनली एक्सट्रीमली जब ये रिपीटेड प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और उसने एक्सट्रीमली इंटेंसिफाइड बीम को जो है वो मिल गई है, तब वो क्या करेगी, सेमी सिल्वर गैस के क्रिस्टल को पेनिट्रेट करके बाहर निकल आएगी। सो दैट इज़ फाइनली एक्सट्रीमली इंटेंसिफाइड बीम ऑफ लाइट एनर्जीज फ्रॉम द सेमी सिल्वर लाइट ऑफ द crystal. The way it is possible to get extremely intensified and coherent beam of light from the crystal. This beam is nothing but a higher energetic beam that is called laser. अब ये उसकी कुछ एप्लीकेशन है। रूबी लेज़र हैव अ डिक्लाइन इन द यूज़ विथ अ डिस्कवरी ऑफ अ बेटर लेंसिंग मीडिया। जैसे जैसे बेटर लेज़र हमको मिलते रही, डेवलप करते रहे, वैसे वैसे उसका जो टाइम था वो कम हो, मतलब मोर नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमको मिल गई तो क्या होगा कि उसका जो है वो कम हो जाएगा यूज़, क्योंकि हमको ज़्यादा फ़ायदे मिल रहे हैं दूसरे लेज़र में, और जो है उसका वो यूज़ हो रहा है होलोग्राफी में। ठीक है, फिर हमने देखा था नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में भी हो रहा है। हम क्या कर रहे कि रे जो है वो लेज़र का सेंड कर रहे थे और फिर जब वो रिफ्लेक्ट बैक होते आता है तो उसका टाइम मेजरिंग कर रहे थे। सो एनडीटी में भी उसका यूज़ होता है। ठीक है, देन इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अ टैटू और हेयर रिमूवल। देन कुछ उसके ड्रॉबैक्स है कि 3 लेवल्स होता है तो हमको कंटिन्यूस नहीं मिलता और हमको पंपिंग सिस्टम जो है वो अच्छी चाहिए। सो लेज़र रिक्वायर्स हाई पंपिंग पावर बिकॉज लेज़र ट्रांजिशन टर्मिनेट्स द ग्राउंड स्टेट एंड मोर देन हाफ ऑफ द ग्राउंड स्टेट एटम मस्ट बी पम्प टू हायर स्टेट टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। मतलब कि क्या हो रहा है कि ग्राउंड स्टेट के जो सारे इलेक्ट्रॉन थे वो पंप होके अपर लेवल पे जा रहे हैं, बट अगर कंटिन्यूस जो एटम हो वो ग्राउंड लेवल पे ना आए, ये लूप कंटिन्यू नहीं आ रहा है, तो क्या होगा कि हमको जो है वो कंटिन्यूस लेज़र नहीं मिलेगा। तो जब वो दूसरे ग्राउंड लेवल पे आएंगे, मतलब कि जो दूसरे इलेक्ट्रॉन है जो मेटास्टेबल से ट्रांजिशन करके जब वो ग्राउंड लेवल पे आएंगे फिर वो एब्जॉर्ब करेंगे, फिर अगेन जो है वो हमारा लूप स्टार्ट होगा। तो इसमें कुछ माइक्रोसेकंड का जो है वो डिले होता है, तो उसकी वजह से उसकी इफ़िशियंसी जो है वो कम है, और वो जो है वो क्रिस्टल में डिफेक्ट और इम्परफेक्शन की में प्रेजेंट होते, उसके लिए भी लेज़र पे जो है वो डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं गैसियस लेज़र, दैट इज HENE लेज़र। सो हीलियम नियॉन लेज़र यूजुअली कॉल्ड अ HENE लेज़र is a type of a small gas laser. HENE lasers have many industrial and scientific uses and are often used in laboratory demonstration of optics. HENE laser is atomic laser which employs a 4 level pumping. ठीक है, ये जो है वो 4 level pumping है। जबकि बात करें हम रूबी लेज़र की तो वो जो था 3 लेवल पंपिंग है। अब ये 4 लेवल पंपिंग है, इसकी वजह से कंटिन्यूसली जो पंपिंग प्रोसेस है वो होती रहती है और जिसकी वजह से हमको कंटिन्यूस लाइट जो है वो लेज़र मिलती रहती है। अब इसमें एक्टिव मीडियम जो है उसमें 10 पार्ट्स ऑफ हीलियम एंड 1 पार्ट्स ऑफ नियॉन जो है उसका मिक्सचर लिया गया है। ठीक है, neon atoms are centered and have energy level suitable to the laser transition, while helium atoms help a efficient excitation to the neon atoms. helium जो है वो सिर्फ नियॉन को एक्साइटेशन करने के लिए है। अब ये उसकी पूरी प्रोसेस है। हम कॉमन वेवलेंथ जो हमको मिलती है दैट इज 632 एंगस्ट्रम एंड दिस प्रोड्यूस द पावर इन द रेंज ऑफ 0.5 to 50 मेगावाट की जो है वो हमको लेज़र मिलती है, और वो जो मिलता है वो रेड पोर्शन एंड विजिबल स्पेक्ट्रम में मिलता है, और इसकी लाइफ टाइम जो भी है वो भी ज़्यादा है, दैट इज़ 50,000 आवर्स। अब हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे जो है वो एनोड रखा है और यहाँ पे कैथोड रखा है, तो ये हम इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। जो हीलियम नियॉन गैस जो हमने फिलअप किया है इस गैस एनवलप में, इसके अंदर हम उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं। अब हमको जो यहाँ से आपको एरो करके दिखाया वो हमको लेज़र मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हाईली रिफ्लेक्टेड मिरर है और यहाँ पे जो है वो पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर है, और एक विंडो भी रखा है, ब्रेवस्टर विंडो, जिसकी वजह से हमको जो है वो पोलराइज लाइट मिल रही है, क्योंकि इसमें जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो हमको पोलराइज होके नहीं मिल रही है। अब कंस्ट्रक्शन देख लेते, तो एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और 1.5 सेंटीमीटर डायामीटर वाली हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है। ठीक है, जिसमें हमने हीलियम और नियॉन का 10/m का रेशियो लेके मिक्सचर लिया है, और 2 इलेक्ट्रोड है जो गैस को जो है वो डिस्चार्ज करेंगे। नाउ दे आर कनेक्टेड हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, द ट्यूब इज hermetically sealed
विथ ग्लास विंडो ओरिएंटेड एट अ ब्रेवस्टर एंगल टू द ट्यूब। जो मैंने बोला कि ब्रेवस्टर विंडो एक लगाया गया है एट ब्रेवस्टर एंगल, वो जो है वो उसको पोलराइज करता है, ठीक है। अब उसका वर्किंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसको हाई वोल्टेज 10 kV वोल्ट का वोल्टेज जो है वो अप्लाई करते हैं। देन वी ऑल्सो प्रोवाइड सफिशेंट। अब क्या होगा कि व्हेन गैस इज सफिशेंट आयोनाइज, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो छूटा मतलब अलग हो जाएगा एटम से। हीलियम का जो मॉलिक्यूल है उससे एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़्यादा होगा और हीलियम का एक्सेलरेशन कम होगा। अब हीलियम जो है वो पॉजिटिव होगा तो वो जाएगा कैथोड के टूवर्ड्स, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होगा तो वो जाएगा कैथोड के एनोड के टूवर्ड्स, ठीक है। तो जब वो एनोड के टूवर्ड्स जाएगा तो उसकी एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। सो ऑन दैट टाइम वो हीलियम से कोलिजन करेगा और इन इलास्टिक कोलिजन देगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन करते वक्त इलेक्ट्रॉन ने जो काइनेटिक एनर्जी गेन की होगी वो सारी एनर्जी वो जो है वो हीलियम को दे देगा। तो अब हीलियम जो है वो एक्साइट होके वो चला जाएगा मेटास्टेबल स्टेट में, ठीक है। अब वो मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, वो ट्रांजिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन नहीं देगा। सो वी वांट समथिंग to take it on a ground state. So the initial excitation affect only the helium atoms. They are in a metastable state and cannot return in a ground state by a spontaneous emission. तो अब जब हीलियम जो है वो एक्साइटेड हो गया तो वो ग्राउंड स्टेट पे नहीं आएगा। तो जब उसका नियॉन एटम के साथ कोलिजन होगा तो वो हीलियम के पास जो एनर्जी होगी वो दे देगा वो नियॉन को। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन टू कोलाइडिंग एटम हैव अ इनिशियल एनर्जी स्टेट, इट इज़ कॉल्ड अ रेजोनेटर एनर्जी। और ये कब होगा? जब उन दोनों के पास उनके जो लेवल है वो मिक्स होते होंगे, ठीक है। तो तब उसको हम बोलेंगे resonator transfers of energy. So the pumping mechanism of HENE laser is when the helium atom in a metastable state collide with a neon atom in a ground state. The neon atom is excited and helium atom drops back to ground state. ठीक है, अब उनका कोलिजन हो गया तो हीलियम की जो एनर्जी थी वो नियॉन को मिल गई और हीलियम जो था वो ग्राउंड स्टेट पे आ गया और ये नॉन रेडिएटिव होगा, ठीक है। The role of helium atom is thus to excite the neon. अब नियॉन का जो हीलियम का जो रोल था वो क्या था? जस्ट टू एक्साइट दी नियॉन एटम। अब इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि हमने 10 जो है वो हमारे पास हीलियम है और एक नियॉन है, तो हीलियम तो कहीं ना कहीं जाके नियॉन के साथ टकरा के आएगा ही, ठीक है। तो ये जो है हमारा ट्रांजिशन है। सो विदाउट ब्रेवस्टर एंगल वी गेट अनपोलराइज्ड लाइट आउटपुट, सो वी यूज़ दैट, सो वी विल गेट पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, क्योंकि लेज़र शुड बी पोलराइज्ड। अब यहाँ से जो लेवल है, ठीक है, यहाँ से वो जाएगा हीलियम लेवल 2s1 और 2s2 दोनों में एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ से वो जाके कोलिजन करेगा यहाँ पे 3s पे। तो हम जो इनपुट दे रहे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इस यहाँ पे, तो वो जब कोलिजन करेगा हीलियम पे नियॉन के साथ, हीलियम का नियॉन का कोलिजन होगा तो नियॉन एक्साइट हो जाएगा और नियॉन जो है फिर बाद में ट्रांजिशन करेगा 2p पे। तो 3s और 2p के बीच जो ट्रांजिशन होगा यहाँ पे हमको मिलेगा हमारा लेज़र और दैट इज़ और फिर दैट इज़ स्टिमुलेटेड एमिशन, और उसके बाद जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करके रिकम्बिनेशन कर लेगा, ठीक है। फिर से न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा, एक्साइट जो था वो फिर से ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। अब ये कुछ उसके बारे में, when the excited neon atom passes from a metastable state that is 3s to 2p, it emits photon of wavelength 632 nanometer और यही हमारा लेज़र है, रेड लेज़र, ठीक है। दिस फोटोन ट्रेवल्स थ्रू द गैस मिक्सचर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक एंड फोर्थ बाय द मिरर। मिरर के साथ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा मोशन, देन इट विल गेट सफिशिएंट, it will come out. So mirror ends until it stimulates an excited neon atoms and cause it to emit photons of 632 nanometer with the stimulating photons. This stimulating transition of 3s level to 2p is a laser transition. तो अब 3s और 2p के बीच जो हमको ट्रांजिशन मिलेगा वो हमको हमारा लेज़र मिलेगा, ठीक है। अब हमको जो लेज़र है 3-4 टाइप के मिल रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसको हम पोलराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी के जो लेज़र होंगे वो हम निकाल देंगे और वी कैन अवॉइड देम।
सो हमको सिर्फ चाहिए 632 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ, बट हमको जो है वो ग्रीन, येलो एंड रेड 3 मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जो गेन है दैट इज़ वेरी लो, 0.1% और 0.01%, बट इट इज़ सिंपल, प्रैक्टिकली एंड लेस एक्सपेंसिव। एंड जो लेज़र बीम मिल रहा है दैट इज़ हाईली कोलिमेटेड, कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक। अब ये उसके कुछ एप्लीकेशन है दैट इज़ रेड नैरो बीम। हमने देखा होगा कि जब हम मॉल में जा रहे हैं तो वो जो स्कैन करे उसमें से रेड बीम आ रहेगी, सो दैट इज़ ऑल्सो योर HENE लेज़र। सो नैरो रेड बीम ऑफ HENE लेज़र is used in a supermarket to read barcodes. The HENE laser is used in holography, 3D images, in industrial and scientific uses, ठीक है। तो अब ये उसकी कुछ एप्लीकेशन है वो हम देखते। तो क्या हो रहा है कि वो डिस्टेंस मेजरमेंट में भी यूज़ हो रहा है, सन, मून, स्टार, सैटेलाइट के, और जो ग्रेविटेशनल वेव्स भी डिटेक्ट हुए थे उसमें भी हाईली मोनोक्रोमेटिक लेज़र है उसका यूज़ किया हुआ था। अगर आपको सर्च करना हो तो आप गूगल करके देख सकते हैं, दैट इज़ वेरी रियली इंटरेस्टिंग फिनोमेना, ठीक है। सो जस्ट गूगल डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, और इट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ मैटर्स, स्टडी रामन इफेक्ट, ठीक है। इट कैन बी यूज इन इंक्रीज स्पीड efficiency of a computer, also used in welding, biomedical and 3D photographies. Then application of lasers are other, वो कम्युनिकेशन, टीवी ट्रांसमिशन में भी यूज़ होता है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू भी वो हम जो है डेटा यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ है वो उसके ड्यू टू होता है, ठीक है। सो ऑप्टिकल ट्रांजिशन और कम्युनिकेशन में भी वो यूज़ होता है। सो इट मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर में उसका यूज़ होता है, ठीक है, सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में from one point to another point. It can be used to predict earthquakes, also used laser tools used in a surgery, detection and treatment of cancer, कंस्ट्रक्शन टनल्स और डैम के, क्योंकि उसका अलाइनमेंट जो है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है, तो हमको जो है वो कंस्ट्रक्शन में भी वो यूज़ होता है। देन होलोग्राफी, देन एज आई सेड दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। देन लीडार, लीडार जो है वो मिलिट्री एप्लीकेशन है, जो लेज़र जो है वो रडार में यूज़ करते हैं, उसके ऊपर से उसको नाम दिया गया है लीडार। सो दैट लेज़र यूज्ड इन अ रडार एंड एक्सेलरेट सम केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है वो हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। यह चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर इस चैप्टर में किसी को डाउट हो देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी।